नमस्कार दोस्तों, अचीवर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हम कर रहे हैं केमिस्ट्री के एमसीक्यू। आज हमारा 9th नंबर सेट है जिसमें हम 20 अच्छे क्वेश्चन और करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं 9th नंबर सेट की। देखो दोस्तों, केमिस्ट्री एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चल रहे हैं जिसमें पार्ट 9। पहला क्वेश्चन, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। यानी ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इसमें उस टॉपिक को बताओ जिसमें केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी बनती है ना। केमिकल एनर्जी से क्या बन रही है? इलेक्ट्रिक एनर्जी बन रही है। वो टॉपिक अपने को बताना है। इसमें देखो, डायनेमो होता है वो कौन सी ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, तो उस समय अपने को आंसर देना होता है डायनेमो जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है ना। ये मैकेनिकल एनर्जी को किस में बदलता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलता है। डायनेमो हो गया, जनरेटर हो गया, ये सब यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। ठीक है। इसका एक उल्टा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला कौन है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला कौन है? तो उस समय अपने को आंसर देना होता है विद्युत मोटर। जो घरों में मोटर होती है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। पानी जो होता है ऊपर टंकी में चढ़ जाता है। तो डायनामो तो गलत हुआ, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलता है, ये तो गलत हो गया। इलेक्ट्रिक हीटर जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को आप खुद सोचो, आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी दोगे, वो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश व ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। तो उससे ऊष्मा निकलेगी, हल्का हल्का प्रकाश होगा, तो प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है, तो इलेक्ट्रिक हीटर भी नहीं होगा। अपने को तो रासायनिक ऊर्जा केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी विद्युत ऊर्जा चाहिए। तो विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट या हीट एनर्जी में कन्वर्ट कौन करता है? इलेक्ट्रिक हीटर। तो ये तो हुआ नहीं, तो ये भी गलत हो गया। बैटरी में देखो केमिकल्स होते हैं जो रासायनिक ऊर्जा होती है, और उसी रासायनिक ऊर्जा से अपने क्या प्राप्त करते हैं? विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो सबसे सही आंसर है यहां पर। आंसर क्या होगा? बैटरी। परमाणुिक बम में नाभिकीय ऊर्जा से अपने क्या करते हैं? ऊष्मा ऊर्जा वगैरह प्राप्त करते हैं, तो परमाणु बम भी नहीं है। तो यहाँ पर बैटरी सबसे सही आंसर है। बैटरी के अंदर केमिकल्स होते हैं, रसायन होते हैं, तो वो रासायनिक ऊर्जा होती है। उस रासायनिक ऊर्जा से अपने विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जिससे गाड़ियां के लाइट्स वगैरह जलती है बैटरी से, हॉर्न बजते हैं, मोबाइल चलता है अपना, है ना। चलो, तो ये क्वेश्चन समझ में आया। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला कौन है? बैटरी। चलो, सेकंड नंबर पर, निम्न अंकित में धातु का कौन सा गुण उन्हें पतली चादर बनाने में मदद करता है? इनमें से धातु का ऐसा कौन सा गुण है जो उनको पतली चादर बनाने में मदद करता है? मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनेरोसिटी या टेंसाइल स्ट्रेंथ? तो देखो, धातुओं का वह गुण जिसमें उनको पीट कर एक पतली चादर में, एक शीट में हम कन्वर्ट कर सकें, उन्हें हम मेलिएबिलिटी बोलते हैं, जिसे हम आघात वर्धनीयता भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? आघात वर्धनीयता। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो कौन सा है? अ है, आघात वर्धनीयता, है ना। सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय होता है सोना। 1 ग्राम सोने से अपने 1 मीटर स्क्वायर की चादर बना सकते हैं। और दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय होता है चांदी, है ना। डक्टिलिटी की बात करें तो इसे अपने बोलते हैं तन्यता। तन्यता धातुओं का वह गुण है जिसमें उसको खींचकर एक पतले तार में बदला जा सकता है। किसमें बदला जा सकता है? एक पतले तार में। उसे अपने डक्टिलिटी तन्यता कहते हैं, है ना। सबसे ज्यादा जो तन्य होता है वो भी क्या होता है? सोना होता है। 1 ग्राम सोने से अपने 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। और दूसरे नंबर पर जो होता है वो कौन होता है? चांदी। तो सबसे ज्यादा तन्य डक्टाइल भी कौन है? सोना। सोनेरोसिटी क्या होता है पता है? धातुओं में एक मधुर ध्वनि आती है ना, उस ध्वनि को अपने सोनोरस कहते हैं। तो धातुओं में जो ध्वनि है उसे अपने सोनोरस बोलते हैं। और टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब खिंचाव हो गया। तो
चद्दर में बदलना, धातुओं को पीट पीट कर चद्दर में बदलना क्या है? मेलिएबिलिटी है, जिसे अपने आघात वर्धनीयता कहते हैं, और सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय सोना है, सोना। तो यहां पर ऑप्शन क्या हो गया? अ। चले आगे, चलो तीसरा, एक आवोगाद्रो संख्या का मान होगा। देखो, पदार्थ की जो मात्रा होती है ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसे अपने कहते हैं पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की जो मात्रा होती है उसको किस में मेजर करते हैं? उसको हम मेजर करते हैं मोल में। किस में मेजर करते हैं? मोल में। और एक मोल जो होता है ना, उसमें 6.023 10⁻23 अणु या परमाणु होते हैं। कितने परमाणु होते हैं? एक मोल में कितने परमाणु आपको देखने को मिलेंगे? 6.023 10⁻23। तो एक आवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? 6.023 इंटू 10⁻23। एक मोल में इतने एटम्स प्रेजेंट होते हैं, परमाणु उपस्थित होते हैं। समझ में आई बात? पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किस में मेजर की जाती है? मोल में। और एक मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणु देखने को मिलते हैं। इसे ही हम आवोगाद्रो संख्या, एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। चलो, रक्त का पीएच कितना होता है? अपने शरीर में जो ब्लड होता है, ब्लड, उसका पीएच होता है 7.4, है ना? कितना होता है? 7.4। यानी अपना जो रक्त होता है वो किस प्रकृति का होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। किस प्रकृति का होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है, बेसिक नेचर का होता है। अपना जो ब्लड है वो बेसिक नेचर का है, क्षारीय प्रकृति का है ना? तो 7 और 8 के बीच रक्त का क्या होता है? पीएच होता है। 5 से कम ये गलत हो गया, 3 और 4 के बीच ये गलत हो गया, 0 और 1 के बीच ये गलत हो गया। 7 और 8 के बीच में रक्त का पीएच होता है। ये कहानी समझ में आई यहां तक? चलो आगे चलते हैं। दूध का उदाहरण है मिल्क, दूध। इसका एग्जाम्पल क्या है? दूध निलंबन का उदाहरण है, गलत। जेल है, गलत। इमल्सन पायस है, गलत। सॉरी, सही है ना। फैन, गलत। फैन मतलब झाग हो गए। इमल्सन है ना, दो अमिश्रणीय पदार्थों का मिश्रण ही क्या है? इमल्सन है। इमल्सन में जब द्रव को द्रव में मिलाया जाता है तो क्या है? इमल्सन है। इमल्सन का सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है दूध, है ना। तो दूध क्या है? एक पायस है, एक इमल्सन है। तो स इसका सबसे बेस्ट आंसर है, यहाँ पे स लगाएंगे, याद रह जाएगा। दूध क्या है? इमल्सन है, एक पायस है। निम्न प्रक्रम द्वारा कपूर आसानी से शुद्ध किया जा सकता है। निम्न प्रक्रम द्वारा कपूर, है ना, जिसे हम कैम्फर बोलते हैं, आसानी से शुद्ध किया जा सकता है। उदरोपातन, आसवन, क्रिस्टलीकरण या अवसादन। तो आंसर क्या होगा? उदरोपातन, जिसे अपने बोलते हैं सब्लिमेशन। देखो दोस्तों, सब्लिमेशन क्या है बताओ? सब्लिमेशन होता है ठोस को सीधा गैस में बदलना ही क्या है? सब्लिमेशन है। यानी जो कपूर होता है वो सब्लिमेशन शो करता है। क्या शो करता है? उदरोपातन शो करता है। उदरोपातन के एग्जाम्पल क्या क्या हैं? देखो, कपूर उदरोपातन का एग्जाम्पल होता है ना। नौसादर, जिसे अपने अमोनियम क्लोराइड कहते हैं, वो कपूर का एग्जाम्पल होता है ना। आपके बेंजोइक अम्ल, है ना, बेंजोइक अम्ल वो कपूर का एग्जाम्पल होता है। बेंजोइक अम्ल कपूर का एग्जाम्पल होता है। कपूर, नौसादर, बेंजोइक अम्ल, सॉरी बेंजोइक अम्ल उदरोपातन का एग्जाम्पल होता है। आपके ठोस CO2, जिसे आप शुष्क बर्फ बोलते हो, ये भी उदरोपातन का एग्जाम्पल होता है ना। आपके नेफ्थेलीन, नेफ्थेलीन ये भी उदरोपातन का एग्जाम्पल है। आयोडीन, आयोडीन भी किसका उदाहरण है? आयोडीन भी उदरोपातन का उदाहरण है। उदरोपातन क्या है? उदरोपातन सब्लिमेशन है क्या? ठोस का सीधा गैस में बदलना ही क्या है? उदरोपातन है। तो यहां पर सब्लिमेशन आंसर हो जाएगा। चलो, फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता है। संयोजकता मतलब वैलेंसी कितनी है? फेरिक ऑक्साइड होता क्या है? Fe2O3, ये फेरिक ऑक्साइड है। इसमें जो लोहा है वो कितना हो जाएगा? +3। तो आंसर क्या है? है ना, +3 होता है। आप चाहो तो देखो निकाल सकते हो, है ना। Fe ऑक्सीजन -2 × 3, तो देखो Fe
3 दूनी 6 बराबर 0। अपने ऑक्सीडेशन नंबर से भी निकाल सकते हैं, तो ये कितना हो गया +3। तो +3 यहाँ पर ध्यान रखना है। देखो फेरस होता है ना दोस्तों, फेरस में +2 होता है, और फेरिक में क्या होता है, फेरिक अगर वर्ड यूज कर ले तो क्या लिखना है +3, है ना। संयोजकता की जगह यहाँ पर अपने को एक वर्ड लिखना चाहिए था। फेरिक ऑक्साइड में ये जो लोहा है इसका ऑक्सीकरण अंक क्या है, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा सही होता, ऑक्सीकरण अंक ये पूछता तो अपना आंसर क्या होता, +3 होता। समझ में आई बात? ठीक है, फेरस +2 होता है और फेरिक +3 होता है। Fe2O3, फेरस होता है Fe3O4, Fe3O4। ठीक है, समझ में आई कहानी? चलें आगे। चलो, लोहे की सतह को जंग से सुरक्षित रखने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? देखो, लोहे को हम जब खुला छोड़ देते हैं तो वो ऑक्सीजन और नमी से क्रिया करके जंग बनाता है। जंग का सूत्र होता है, मैंने कितनी बार ये आपको प्रैक्टिस सेशन में बता दिया है, Fe2O3.XH2O, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, और इसको जंग से बचाने के लिए इस पर जिंक की परत चढ़ा देते हैं। किसकी परत चढ़ा देते हैं? जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है। इस प्रक्रिया को अपने गैल्वेनाइजेशन या जस्तीकरण कहते हैं, या गैल्वेनाइजेशन गैल्वेनीकरण भी बोल देते हैं, या इसे जस्तीकरण शुद्ध हिंदी में बोल देते हैं। तो यहाँ पर पेंटिंग नहीं है, पॉलिशिंग नहीं है, ऑयल पेंटिंग नहीं है, सबसे सही आंसर क्या हो गया, गैल्वेनाइजिंग। लोहे की सतह को जंग से सुरक्षित रखने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? गैल्वेनाइजेशन, इस पर जस्तीकरण, जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है। चलो, सफेद कशिश व्हाइट विट्रियोल का रासायनिक सूत्र क्या है? देखो दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन बनते हैं जैसे सफेद कशिश, इसे सफेद थोथा भी बोल देते हैं। कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जैसे सफेद कशिश हो गया, है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूं। देखो, कुछ क्वेश्चन होते हैं जैसे सफेद कशिश, है ना, इसे सफेद थोथा भी कह देते हैं, सफेद थोथा, या व्हाइट विट्रियोल भी बोल देते हैं। ठीक है, एक होता है नीला कशिश, नीला कशिश, इसे नीला थोथा भी कह देते हैं, नीला थोथा भी कह देते हैं। एक होता है अपने लाल कशिश, है ना, लाल कशिश, इसे लाल थोथा भी कह देते हैं, रेड विट्रियोल भी कह देते हैं। और एक होता है हरा कशिश, क्या होता है, हरा कशिश, इसे हरा थोथा भी कह देते हैं, है ना, ग्रीन विट्रियोल भी कह देते हैं। ये कहानी चलती है। ठीक है, तो देखो, सफेद कशिश जिसे अपने सफेद थोथा कहते हैं, है ना, नीला कशिश जिसे अपने नीला थोथा कहते हैं, लाल कशिश जिसे अपने लाल थोथा कह देते हैं, हरा कशिश जिसे अपने हरा थोथा कह देते हैं। ठीक है, सफेद कशिश की हम बात करें, सफेद कशिश की हम बात करें, या नीला कशिश की हम बात करें, लाल कशिश की हम बात करें, हरा कशिश की हम बात करें, तो फॉर्मूले क्या होते हैं? सफेद कशिश का फॉर्मूला होता है ZnSO4.7H2O, है ना। इसका पूरा नाम होता है हेप्टाहाइड्रेटेड जिंक सल्फेट। हेप्टा, 7 को हेप्टा बोलते हैं, हेप्टाहाइड्रेटेड जिंक सल्फेट। नीला जो कशिश होता है वो होता है CuSO4.5H2O, इसे अपने नीला थोथा कह देते हैं। लाल कशिश की बात करें तो लाल जो होता है वो होता है आपके COSO4.7H2O, कोबाल्ट सल्फेट, है ना, हेप्टाहाइड्रेटेड कोबाल्ट सल्फेट। और हरा कशिश की बात करें तो वो होता है FeSO4.7H2O, ये आपके हरा कशिश है। तो ये जो एग्जाम्पल है वो याद रखना। अब अपने से पूछा क्या है, सफेद कशिश, तो सफेद कशिश ये हो गया। ये कौन सा हो गया, हरा कशिश। MgSO4 7H2O नहीं है, CSO4 2H2O नहीं है ना, CSO4 2H2O नहीं है। समझ में आई बात? तो सफेद कशिश कौन सा हो गया, और साथ में आप ये इतने याद रखना, है ना। अच्छा, ऑयल ऑफ विट्रियोल, कशिश का तेल किसे कहा जाता है? अगर आपसे पूछ ले कशिश का तेल किसे कहा जाता है, ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे बोलते हैं, तब आप आंसर क्या दोगे, H2SO4, जिसे अपने सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, इसे कशिश का तेल, इसे
रसायनों का राजा या अम्लों का राजा भी कहा जाता है ना। तो ये भी एक बात ध्यान रखनी, इतनी बातें ध्यान रखना, एग्जाम में काफी बार ये पूछी गई है, इसको चाहो तो आप एक बार नोट कर सकते हो। यहां तक कहानी समझ में आ रही है आपको? चलें आगे। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। देखो 10वां क्वेश्चन, वल्कनीकरण एक है। वल्कनीकरण मतलब हो गया वल्केनाइजेशन। वल्केनाइजेशन, वल्कनीकरण, वल्केनाइजेशन एक है। क्या है? बहुलकों का निम्नीकृत करने की विधि है, वोल्टीय सेलों के निर्माण से जुड़ी एक प्रक्रिया है, सल्फर के साथ गर्म करते हुए रबड़ के कठोरीकरण की प्रक्रिया है, ज्वालामुखियों के अध्ययन का विज्ञान है। तो जो वल्केनाइजेशन, वल्कनीकरण होता है वो सल्फर के साथ गर्म करते हुए रबड़ के कठोरीकरण की क्या है? प्रक्रिया है। देखो क्या चीज है ये, अपने को पता है प्राकृतिक रबड़ होता है वो रबड़ ट्री से प्राप्त होता है, रबड़ के पेड़ से प्राप्त होता है। रबड़ के पेड़ से एक दूधिया द्रव निकलता है जिसे अपने लेटेक्स बोलते हैं, उससे अपने प्राकृतिक रबड़ प्राप्त करते हैं। और जो प्राकृतिक रबड़ होता है वो होता है आइसोप्रीन। क्या होता है? आइसोप्रीन। आइसोप्रीन को ही हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक रबड़ कहते हैं। ठीक है, इसका पूरा नाम होता है 2-methyl-1,3-butadiene। 2-methyl-1,3-butadiene है ना, इसे ही हम आइसोप्रीन या प्राकृतिक रबर कहते हैं। ये जो प्राकृतिक रबर है 2-methyl-1,3-butadiene है ना, इसको सल्फर के साथ में लगभग 150 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म किया जाता है। जो हमें रबर प्राप्त होता है वो वल्कनीकृत रबर है ना, वो वल्केनाइज रबर प्राप्त होता है। वल्केनाइज्ड रबर अपने को मिलता है, वल्कनीकृत रबर अपने को मिलता है ना। आइसोप्रीन 2-methyl-1,3-butadiene, अगर इसको आप 150 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करते हो तो इसे वल्कनीकृत रबर, वल्केनाइज्ड रबर कहते हैं है ना। ऐसे रबरों का यूज हम रबर बैंड है ना, हैंड ग्लव्स वगैरह बनाने में करते हैं। ठीक है, इससे रबर में थोड़ा सा कठोरपन आ जाता है, हार्डनेस आ जाती है, जिससे अपने प्रोडक्ट्स उत्पाद बना सकते हैं। चलो आगे चले। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु मिश्र धातु नहीं है? मिश्र धातु जिसे अपने बोलते हैं एलॉय है ना। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु है वो मिश्र धातु एलॉय नहीं है ना। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु मिश्र धातु एलॉय नहीं है? ठीक है, तो इनमें से जो मिश्र धातु एलॉय नहीं है वो कौन है? देखो ब्रोंज की बात करें, तुम खुद बताओ, अब तुमको मैंने पढ़ा रखा है या तुमने ये चीजें तो बहुत बार पढ़ रखी है अपनी लाइफ में। ब्रोंज जिसे अपने बोलते हैं कांसा, कांसा एक मिश्र धातु है जो कि कॉपर और टिन से मिलकर बनी होती है। किन से मिलकर बनी होती है? कॉपर और टिन से है ना। ब्रास, ब्रास ब्रास जिसे अपने क्या बोलते हैं? जिसे अपने पीतल कहते हैं है ना। ये दुनिया पीतल दी तो पीतल कहते हैं। पीतल जो है वो किससे मिलकर बना होता है ना? तांबा और जिंक से मिलकर बना होता है, तांबा और जस्ते से मिलकर बना होता है। स्टील, स्टील 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 क्या है? एक मिश्र धातु है ना। स्टील भी एक मिश्र धातु है जो कि लोहे और कार्बन से मिलकर बनी होती है। अगर इसी में लोहे में अपने कार्बन के साथ में क्रोमियम और निकल मिला देते हैं तो ऐसे स्टील को हम स्टेनलेस स्टील बोलते हैं, धब्बा रहित स्टील कहते हैं।
तो ब्रोंज, ब्रास, स्टील ये तीनों जो हैं वो एलॉय है। एक जिंक है वो एलॉय नहीं है, यह एलिमेंट है जिसका सिंबल होता है Zn, है ना। तो यहाँ पर सबसे सही आंसर क्या हो गया, डी। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है, तो आंसर क्या देना होगा, जिंक, Zn, डी सबसे सही आंसर है। चले आगे, चलो 15 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, है ना। सूची 1 से सूची 2 को मिलाइए तथा नीचे दी गई सूची से कोड का प्रयोग करते हुए उत्तर का चयन कीजिए, है ना। अब देखो समझो क्या बात है। सूची 1 से सूची 2 को मिलाइए तथा नीचे दी गई सूची से कोड का प्रयोग करते हुए उत्तर का चयन करना है। देखो एंटीमनी, लेड, सोना, एस्टेटाइन। अब तो खुद बताओ एंटीमनी का सिंबल कौन सा है। मैंने आपको कई बार कहा है सिंबल के क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो एंटीमनी का सिंबल होता है Sb। लेड, लेड का सिंबल कौन सा है, Pb। सोना, सोने का सिंबल कौन सा है, Au। एस्टेटाइन, एस्टेटाइन का सिंबल कौन सा है, At। तो ये As किसका सिंबल है, आर्सेनिक का होता है ना। तो यहां पर ये छूट गया। अब देखो अ किससे मिला है, अ मिला है तीसरे नंबर पर। तो तीसरा नंबर ये भी है, ये भी है, दोनों है, ठीक है। बी किससे मिल गया, चौथे से, चौथा ये भी है, ये भी है, ठीक है। स किससे मिल गया, पहले से, पहला ये भी है, ये भी है, ठीक है। द किससे मिल गया, पांचवा। तो पांचवा सिर्फ ये है। तो आंसर क्या हो गया, तीसरा। आंसर क्या हो गया अपना, तीसरा। समझ में आई बात। तो सिंबल का मिलान करना है। मैंने आपको कहा था प्रतीक सिंबल से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन आपने देख लिया, सिंबल पता होना चाहिए अपने को, है ना। एंटीमनी का सिंबल होता है Sp, जिसे अपने स्टीबियम कहते हैं, स्टीबियम, है ना। लेड, लेड का सिंबल होता है Pb, Pb जिसे अपने प्लम्बम कहते हैं, प्लम्बम, है ना। सोना, सोने का सिंबल होता है Au, जिसे अपने ओरम कहते हैं, ओरम। और एस्टेटाइन, एस्टेटाइन का सिंबल होता है At, है ना, At जिसे अपने एस्टेटाइन के नाम से ही जानते हैं, राइट। एस्टेटाइन का सिंबल क्या हो गया, At। ध्यान रखना एंटीमनी का सिंबल At नहीं होता है, बच्चे गलती कर जाते हैं, है ना, बच्चे गलती कर जाते हैं। एंटीमनी का सिंबल क्या करके आ जाते हैं, At करके आ जाते हैं, जबकि एंटीमनी का सिंबल Sb होता है। इस चीज को ध्यान रखना। तो आई थिंक 12th नंबर क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नोट करना चाहो तो आप देख सकते हो, ठीक है। चले आगे, चलो 13 नंबर क्वेश्चन, माचिस की तिल्ली पर लगाया जाने वाला को पदार्थ कौन सा है, सब्सटेंस कौन सा है। देखो एक प्रोडक्ट होता है, सॉरी एक एलिमेंट होता है जिसका नाम होता है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस दो प्रकार का होता है, एक होता है लाल फॉस्फोरस, है ना, और एक होता है सफेद फॉस्फोरस, ठीक है। लाल फॉस्फोरस होता है ना, इसका यूज जो है वो दिया सलाई बनाने में होता है, दिया सलाई जिसे अपने मैच स्टिक बोलते हैं, दिया सलाई जिसे अपने मैच स्टिक कहते हैं, है ना। और इसका उपयोग कहाँ होता है, आतिशबाजी में होता है, आतिशबाजी, है ना, फायर क्रैकर बनाने में इसका यूज होता है। जबकि सफेद फॉस्फोरस होता है, इसका यूज, है ना, चूहे मारने की दवाई बनाने में होता है, चूहे मारने की दवाई बनाने में होता है। और उस दवाई का नाम होता है Zn3P2, जिसे जिंक फास्फाइड कहते हैं। और सफेद फॉस्फोरस को अपने पानी में डुबो कर रखते हैं क्योंकि ये वायु से क्रिया करके जल उठता है। चलो, तो माचिस की तिल्ली पर लगाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है, फॉस्फोरस। फॉस्फेट नहीं है, सोडियम नहीं है, सल्फर नहीं है, कौन है, फॉस्फोरस है। यहां तक कहानी समझ में आई। चलो, सोना किसमें घुलनशील नहीं है, HCl। HCl को अपने क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। इसे नमक का तेजाब भी कहा जाता है, नमक का तेजाब, ठीक है। HNO3, सॉरी H2SO4, है ना, H2SO4 जिसे हम सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड रसायनों का राजा, या इसे कशिश का तेल भी कहा जाता है, कशिश का तेल भी, ऑयल ऑफ पेट्रोल भी कहा जाता है। HNO3, है ना, नाइट्रिक अम्ल, इसे सोरे का तेजाब भी बोलते हैं, सोरे का तेजाब भी कहते हैं, सोरे का तेजाब भी कहते हैं। चलो, एक्वारेजिया, एक्वारेजिया क्या होता है,
एक्वा रेजिया HCl और HNO3 का क्या है, मिश्रण है। HCl और HNO3 का एक है ना यौगिक है, सॉरी। HCl और HNO3 को 3:1 में जब हम मिलाते हैं तो अपने को क्या प्राप्त होता है, एक्वा रेजिया प्राप्त होता है। यानी आपको 100 ml बनाना है ना, तो उसमें 25 ml तो क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और 75 ml तो HCl है, और 25 ml HNO3 है। मान लो कोई 100 ml का आपके सामने यौगिक है, उस 100 ml में आपने 75 ml तो क्या ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और 25 ml उसमें आपने क्या ले लिया, HNO3 नाइट्रिक एसिड। ये जो आपके सामने बना है ना, वो क्या है, एक्वा रेजिया है। वो क्या है, एक्वा रेजिया। और एक्वा रेजिया की एक खासियत होती है, इस एक्वा रेजिया में है ना प्लेटिनम हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, ये जो होते हैं वो क्या होते हैं, आसानी से घुल जाते हैं। इनको ये गलाने की क्षमता रखता है। यानी जो चांदी, सोना, प्लेटिनम है, ये एक्वा रेजिया में घुलते हैं। समझ में आई बात? तो सोना किस में घुलनशील है, एक्वा रेजिया में। एक्वा रेजिया क्या है, HCl और HNO3 से बना हुआ एक यौगिक है, जिसमें HCl और HNO3 का अनुपात 3:1 होता है। यानी अगर 100 ml का बनाना है तो 75 ml HCl लेना पड़ेगा और 25 ml का लेना पड़ेगा HNO3। इसी को अपने बोलते हैं एक्वा रेजिया। चलो 92x238a ये इस तत्व में न्यूट्रॉनों की संख्या है। क्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या। देखो अब इस इक्वेशन को अपने को है ना थोड़ा बैलेंस करना है। 92x238 है ना, ए कोई एलिमेंट है मान लो, तो वो कैसे होगा बताओ, 234 होगा ना, और ये मैं कितना कर दूं, 90 कर दूं, है ना, 2He4। तभी तो देखो 90 और 2 कितने हो गए, 92, 234 और 4 कितने हो गए, 238। तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या अपने को निकालनी है। तो बताओ न्यूट्रॉनों की संख्या अपने कैसे निकालते हैं, ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा दो। यानी 234 में से आपको क्या घटाना है, 90 घटाना है। 234 में से 90 घटा दोगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकल के आ जाएगी। और जब हम 234 में से 90 घटाते हैं तो कितना आता है, 144। 144 इसका आंसर है स, है ना। तो सबसे सही आंसर कौन सा हो गया, स हो गया। तो 92 x 238 में ये अपने करें तो 144 न्यूट्रॉनों की संख्या आ गई। यहां तक कहानी समझ में आ गई अच्छे से आपको, इसको आप नोट कीजिए, फिर अपने आगे चलते हैं, है ना। इक्वेशन बैलेंस कर दी देखो, फिर ऊपर में से नीचे वाला घटा दिया। आपको पता है जो ऊपर वाला होता है वो होता है द्रव्यमान संख्या, एटॉमिक नंबर, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के बारे में बताता है ना। और जो नीचे वाला होता है वो एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक होता है, जो प्रोटॉन के बारे में बताता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से अगर अपने प्रोटॉन घटा देंगे तो बचेंगे क्या, न्यूट्रॉन बचेगा। और न्यूट्रॉन कितने आगे, 144 आगे हैं। चले आगे, चलो तत्व, ये आपके सामने तत्व है, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, है ना, ये 3 तत्व हैं। इन 3 तत्वों को आप क्या कहोगे बताओ। देखो अगर ये परमाणु क्रमांक समान होते हैं ना, तो आपने बोल देते हैं इनको आइसोटोप समस्थानिक। अगर इसमें द्रव्यमान संख्या समान होती, ऊपर वाली द्रव्यमान संख्या समान होती, तो इसको अपने बोल देते आइसोबार समभारिक। ना तो इसमें परमाणु क्रमांक समान है, ना इसमें द्रव्यमान संख्या समान है, यानी ना तो इसको समस्थानिक कहेंगे, ना इसको समभारिक कहेंगे। तो फिर इसको कहेंगे क्या। तो देखो आप एक काम करो, अभी मैंने आपको बताया था द्रव्यमान संख्या से परमाणु क्रमांक घटाते हैं तो न्यूट्रॉन आते हैं। यहाँ पे न्यूट्रॉन कितने आएंगे, 16। इसमें से मैंने घटाया तो न्यूट्रॉन आएंगे कितने, 16। इसमें से मैंने घटाया तो न्यूट्रॉन आएंगे कितने, 16। तो सब में देखो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, 16 16 16, है ना। तो जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उनको आइसोटोन्स कहा जाता है, उनको सब न्यूट्रॉनिक कहा जाता है। तो सब न्यूट्रॉनिक आइसोटोन है आपके सामने जो है वो क्या है, सम न्यूट्रॉनिक है, आइसोटोन है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, अ आंसर हो जाएगा, है ना। आइसोबार नहीं है, आइसोबार नहीं है, आइसोटोप नहीं है, मिरर न्यूक्ली नहीं है, कौन है, आइसोटोन्स है। ठीक है, चलो डोलोमाइट अयस्क है। डोलोमाइट किसका अयस्क है, एक वर्ड आता है डोलोमाइट। डोलोमाइट है वो किसका अयस्क है, जिंक का,
लेड का, आयरन का या मैग्नीशियम का, किसका अयस्क है बताओ? तो डोलोमाइट जो होता है वो मैग्नीशियम का अयस्क होता है। डोलोमाइट का फॉर्मूला होता है CaCO3 डॉट MgCO3। ये डोलोमाइट का अयस्क है ना। तो डोलोमाइट है ये, है ना। तो डोलोमाइट से अपने देखो कैल्शियम भी प्राप्त कर सकते हैं, मैग्नीशियम भी प्राप्त कर सकते हैं, यानी ये मैग्नीशियम का भी अयस्क है और कैल्शियम का भी अयस्क है। CaCO3 डॉट MgCO3 ये डोलोमाइट है। डोलोमाइट आपको पता है धातुएं ओर से प्राप्त होती है, तो डोलोमाइट किसका ओर है, किसका अयस्क है? मैग्नीशियम और कैल्शियम। तो यहाँ पर कैल्शियम तो है नहीं, मैग्नीशियम है। अगर कैल्शियम होता तो कैल्शियम का भी अयस्क होता, फिर इसको ऑप्शन में देना पड़ता बोथ, है ना, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो यहाँ पर द सबसे सही आंसर है। चलो 18 नंबर, जल की कठोरता किसकी उपस्थिति से होती है? तो देखो जल की, देखो एक वर्ड आता है जल की कठोरता। जल में दो प्रकार की कठोरता पाई जाती है, स्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता होती है। जल की जो अस्थायी कठोरता होती है वो मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होती है ना। मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनके बाइकार्बोनेट के कारण क्या है, जल की अस्थायी कठोरता होती है, जिसको हम उबाल कर दूर कर सकते हैं, जिसको हम विरंजक चूर्ण मिलाकर, विरंजक चूर्ण कौन सा होता है, देखो विरंजक चूर्ण दिया हुआ है ना। इस विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला होता है CaOCl2। ये मिलाकर कठोरता दूर की जा सकती है। लेकिन कभी कभी क्या होती है, जल की कठोरता स्थायी कठोरता होती है, स्थायी कठोरता, है ना, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोरेट के कारण होती है ना, जिसको आप उबाल कर या विरंजक चूर्ण मिलाकर नहीं कर सकते, उसको फिर परम्यूटेट विधि होती है एक, उसके द्वारा क्या होता है, जियोलाइट का यूज करते हुए दूर की जाती है। तो यहाँ पर जल की जो कठोरता है वो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण होती है ना। समझ में आई बात? मैं भी आपको थोड़ा सा बता भी दूंगा जल की कठोरता। अभी आप इतनी ध्यान रखो, जल की कठोरता किसकी उपस्थिति से होती है? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण, है ना। देखो समझो क्या, थोड़ा सा देखो समझा देता हूं मैं आपको। देखो व्हाइट पेज ले लेते हैं अच्छा सा, उसमें अपने को अच्छा सा दिखेगा। चलो मैंने आपको देखो एक वर्ड बताया है जल की कठोरता, जिसे अपने बोलते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर। अपने को पता है देखो पानी होता है, उसमें कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें क्या होता है, साबुन घुल नहीं पाता है। तो कभी कभी साबुन घुल नहीं पाएगा ना, वो इस कठोरता के कारण घुल नहीं पाता है, इसलिए अपने अपमार्जक यानी सरफ वगैरह यूज करते हैं। तो जल की कठोरता दो प्रकार की होती है, एक होती है अस्थायी, जिसे अपने अस्थायी कठोरता, जिसे अपने टेम्परेरी हार्डनेस बोलते हैं, है ना, जिसे अपने टेम्परेरी हार्डनेस कहते हैं। और एक होती है स्थायी कठोरता। एक जल की जो कठोरता है वो कैसी है, स्थायी कठोरता है, स्थायी कठोरता है, जिसे हम परमानेंट हार्डनेस कहते हैं, परमानेंट हार्डनेस कहते हैं। एक तो होती है अस्थायी कठोरता टेम्परेरी हार्डनेस, और एक होती है स्थायी कठोरता जिसे अपने परमानेंट हार्डनेस बोलते हैं। अच्छा, अस्थायी कठोरता होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होती है ना, बाइकार्बोनेट के कारण होती है ना। जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण ये होती है। इस कठोरता को हम जल को उबाल कर दूर कर सकते हैं, ठीक है, या फिर एक केमिकल होता है CaCl2 जिसे अपने विरंजक चूर्ण बोलते हैं, जिसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या हाइपोक्लोराइड बोलते हैं, यह मिलाकर भी यह कठोरता दूर की जा सकती है। लेकिन जो स्थायी कठोरता होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट व क्लोरेट के कारण होती है, सल्फेट व क्लोरेट के कारण होती है ना। कैल्शियम व मैग्नीशियम के सल्फेट व क्लोरेट के कारण जो कठोरता होगी वो कैसी होगी, वो स्थायी कठोरता होगी, परमानेंट हार्डनेस होगी। इसको आप उबालकर या इसमें विरंजक चूर्ण मिलाकर इस कठोरता को आप दूर नहीं कर सकते। इसके लिए एक विधि होती है, एक मेथड होता है, उस मेथड को हम बोलते हैं, है ना, उस मेथड को हम बोलते हैं परमुटेट मेथड, परमुटेट विधि,
परमुटेट विधि कहा जाता है। जियोलाइट का यूज करते हुए, है ना, इससे अपने जल को शुद्ध कर सकते हैं। ये बहुत कॉस्टली पड़ जाती है। ठीक है, यहां तक कहानी समझ में आई? ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। तो वहां पर जो अपना आंसर था वो क्या था? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण। बाकी तो कुछ दिया हुआ ही नहीं है। चलो, निम्न में से किसे गर्म करने से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है? सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3, नहीं। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, पोटेशियम कार्बोनेट, रुबिडियम कार्बोनेट। तो सबसे सही आंसर होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम कुकिंग सोडा या बेकिंग सोडा भी कहते हैं। इसे बेकिंग सोडा या कुकिंग सोडा कहते हैं, यानी इसको खाने का सोडा कहा जाता है। देखो दोस्तों, ऐसा कहा जाता है जिस चीज को आप तल रहे हो ना, उसमें आपको कुकिंग सोडा या बेकिंग सोडा कोशिश करनी चाहिए नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि ये जब बेकिंग सोडा या कुकिंग सोडा गर्म होता है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जिसके कारण उस प्रोडक्ट में छोटे छोटे पोर्स हो जाते हैं और प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? मुलायम हो जाता है, जिसके कारण तली हुई चीजों में उन छिद्रों से क्या होंगे? तेल अंदर चला जाएगा और वो जो प्रोडक्ट होगा, उत्पाद होगा, जो चीज तल रहे हो वो तेली हो जाती है। हम इडली वगैरह बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिला देते हैं, वो गर्म होती है तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, उस इडली में छोटे छोटे पोर्स हो जाएंगे और वो इडली है वो मुलायम हो जाएगी। लेकिन जब हम पकोड़े वगैरह बनाते हैं ना, तो उसमें बेकिंग सोडा नहीं डालना चाहिए। आप इसको गर्म करोगे ना, तो इसमें से सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, तो उस पकोड़े में छोटे छोटे छिद्र हो जाएंगे, तो वो कढ़ाई में जो तेल होगा ना, वो उस पकोड़ों के अंदर चला जाएगा और पकोड़े कैसे हो जाएंगे? तेली हो जाएंगे। इससे तलने वाली चीजों में सोडियम बाइकार्बोनेट डालने से बचना चाहिए, है ना। आप गर्म कर रहे हो तो चल जाएगा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, उसको गर्म करोगे तो उससे कौन सी गैस बाहर निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी। ये कहानी समझ में आई? ये अपने 19 क्वेश्चन हुए हैं। आज का एक क्वेश्चन और देखते हैं। कृत्रिम रूप से उत्पादित पहला तत्व कौन सा था? यानी पहला ऐसा एलिमेंट कौन सा था जिसको लैब में प्रिपेयर किया गया था? मैन मेड एलिमेंट जिसे अपने बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेक्नेशियम, है ना, टेक्नीशियम है जो पहला उत्पादित तत्व था। फ्रेंसियम नहीं था, आइंस्टाइनियम नहीं था, प्रोमीथियम नहीं था, टेक्नेटियम था। ठीक है, याद रह जाएगा। तो ये अपना आज का सेशन था। अच्छे 20 क्वेश्चन लेके आया मैं। 9 सेशन कंप्लीट हो चुके हैं। कल अपना लास्ट और आखिरी सेशन होगा केमिस्ट्री का। उसके बाद में मैं बायो के अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा। 10 लेक्चर लेके आऊंगा, फिर 10 लेक्चर अपने लेके आएंगे फिजिक्स के। तो आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आई थिंक। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।